कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। इसमें पहला प्रश्न दे दिया गया ना, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमें कुल 3 प्रश्न दे दिया गया। तो यहाँ पे पहले हम लोग को चेक करना है कि मूलों की प्रकृति, पहले मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए यहीं पर दिया हुआ है, यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख दिया गया है, ax² + bx + c = 0 यही होता है। और इसको द्विघाती सूत्र इसी प्रकार से हल किया जाता है, दोनों मूल इसी प्रकार से आप ज्ञात करते हैं, ऋण b + - कर्णिम b² ऋण 4ac बटा 2a है ना। तो यही जो कर्णी के अंदर का जो यहाँ पे राशि है b² ऋण 4ac ना, यही होता है विविध कर। इसका वैल्यू ना यहाँ पे b² ऋण 4ac का वैल्यू ना हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए है ना, नहीं तो मूल आपका काल्पनिक हो जाता है। और यहाँ पे b² ऋण 4ac का वैल्यू 0 से अधिक या 0 के बराबर या 0 से अधिक रहता है ना, तभी मूलों का अस्तित्व होता है। वास्तविक संख्याएं होती हैं जो x के 2 मान निकल कर आएंगे, और यही है ax² + bx + c = 0 होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। उसमें जो यहाँ पे x² का गुणांक है उसे 0 नहीं होना चाहिए है ना। और देखिए ये तीन तरीके से हो सकता है, b² ऋण 4ac का मान यह हो सकता है जब 0 के यहाँ पे b² ऋण 4ac का वैल्यू ना 0 से बड़ा रहता है ना, तो यहाँ पे मूल आपको वास्तविक तो मिलेगा ही, साथ साथ दोनों मूल भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है, जब 0 से बड़ा रहेगा तब यहाँ b² ऋण 4ac का मान। और जब यहाँ पे ना b² ऋण 4ac का मान यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा ना, तो दोनों मूल आपको वास्तविक तो मिलेगा ही और दोनों मूल आपको बराबर मिलेगा। और यहाँ पे b² ऋण 4ac का वैल्यू यदि है ना 0 से छोटा हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल नहीं करना रहेगा, यहाँ पे मूल काल्पनिक हो जाएगा। तो बस चलिए हम यहाँ पे पहले जो समीकरण दे दिया गया है, इसको पहले समीकरण को नोट करते हैं और पहले हम लोग विविध कर ज्ञात करेंगे। चलिए जो दिया गया द्विघात समीकरण था उसे हमने नोट कर दिया, 2x² ऋण 3x धन 5 = 0 है। अब इसको क्या कर लेना है, आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे x² का गुणांक a है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो a का वैल्यू आपको 2 निकल कर आ जाएगा। जो b है x का गुणांक, यहाँ पे x के गुणे में क्या है ऋण 3 है, चिन्ह के साथ लेंगे, यहाँ पे ऋण 3 मिला आपको। और यहाँ पे c जो है यहाँ पे अचर पद है, यहाँ पे धन 5 मिला आपको। अब लिख देते हैं यहाँ पे विविध कर d बराबर होता है b² ऋण 4ac। d का वैल्यू यहाँ पे v का स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 3 है b का मान, तो यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग कर देते हैं, ऋण 3 का वर्ग हो गया ऋण 4 हो, a का वैल्यू आपको 2 दे दिया गया है, c का वैल्यू 5 है। चलिए और इसको हल करते हैं, यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे ऋण 3 का, किसी भी ऋणात्मक संख्या का या धनात्मक संख्या का वर्ग करें, हमेशा आपको धनात्मक संख्या मिलेगा, 3 का वर्ग 9 मिलेगा। और यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 और 10 में 4 गुणा कर देंगे 40 हो जाएगा। यहाँ पे हम विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋण 31 आपको मिलेगा है ना, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है, तो यहाँ पे ऋण 31 मिला है ना, जिसका मान यहाँ पे 0 से आपको छोटा मिला। जब यहाँ पर हमने हल किया ना, तो विविध कर जो d है इसका वैल्यू ना 0 से छोटा आ गया, तो इसको हमें हल नहीं करना रहेगा है ना, जब भी 0 से बड़ा रहेगा तब हल करेंगे या 0 के बराबर रहेगा तब उसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ द्विघात समीकरण जो हमें दे दिया गया था, द्विघात समीकरण 2x² ऋण 3x धन 5 = 0 के मूल काल्पनिक हैं, ठीक है, इन्हें आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पे 0 से बड़ा आता या 0 के बराबर आता तब वहाँ पे मूल्य आपको वास्तविक मिलता, तो उसे हम लोग हल करते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। चलिए सेकंड प्रश्न में जो दिया गया द्विघात समीकरण था उसे हमने नोट कर दिया, 3x² ऋण 4 कर्णी में 3x + 4 = 0 था। यहाँ पर हमने लिख दिया कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर है ना, तुलना कर लेते हैं। तो x² गुणांक यहाँ पे a है, इसका वैल्यू क्या है 3 है। चलिए b का मान जो कि यहाँ पे x का गुणांक जो कि यहाँ पे ऋण 4 कर्णी में 3 है ना, ये b का मान ज्ञात हो गया। चलिए c जो आपको अचर पद है वो क्या है धन 4 है। चलिए विविध कर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, विविध कर d बराबर होता है b² ऋण 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, यही है ऋण 4 कर्णी में 3 है, इसी का वर्ग है ऋण 4, a का वैल्यू 3 है
और यहाँ पे जो सी है, सी का भी वैल्यू 4 है। चलिए यहाँ पर डी, यहाँ पे इसका आप वर्क कर देंगे, ऋणात्मक संख्या का वर्क करेंगे धनात्मक संख्या मिलेगा, 4 का 4 में गुणा कर देंगे, वर्ग इस भी संख्या का होगा, इस भी संख्या का होगा, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 होता है ना, 4 का 4 में गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा। करनी में 3 का वर्ग कर देंगे तो करनी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करनी में कोई भी संख्या रहता है उसका वर्ग करेंगे, करनी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 3, 16 3 48 होता है। और ऋण यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 चौको 48 होता है, या 4 चौको 16, 16 3 48 है ना, 48 रहेगा, इसका आप गुणा कर देंगे तो 4 3 12, 12 12 चौको 48। तो यहाँ पे 48 में से 48 आप घटा देंगे तो इसका वैल्यू डी का वैल्यू आपको 0 निकल कर आ गया है ना। जब विविक्त कर डी का वैल्यू जब 0 आ जाता है ना तो दोनों मूल वास्तविक तो रहेगा ही, साथ ही साथ दोनों मूल आपस में बराबर भी हो जाता है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो हमें दे दिया गया था 3 यक्स स्क्वायर ऋण 4 करने में 3 यक्स धन 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान है, बराबर रहेंगे दोनों। जब यहाँ पे विविध कर डी का वैल्यू 0 आ गया है ना तो यहाँ पे मूल वास्तविक तथा समान है ना, तो दोनों मूल आपको बराबर मिलेगा है ना। तो यहाँ पर जब भी ना डी का वैल्यू आपको 0 मिले ना तो जो भी आपके पास द्विघात समीकरण दिया रहेगा ना वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग रहेगा। अभी इसका हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल। समीकरण हमें यही दे दिया गया है 3 यक्स स्क्वायर, एक बार नोट कर देते हैं, ऋण 4 करड़ी में 3 यक्स धन 4 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वर्ग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर है ऋणात्मक चिन्ह है ना, यह 2 ए बी का स्थान है, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ पे ए ऋण बी का होल स्क्वायर का सर्वसम का बनेगा। देखिए यहाँ पर ए पर वर्ग धन यहाँ पे बी पर वर्ग बनेगा, और यहाँ पे ऋण 2 ए बी का यह स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे करड़ी में 3 का कर दीजिए, करड़ी में 3 इंटू यक्स इसका वर्ग, ठीक है। ऋण 2 को अलग कर दीजिए, यहाँ पे 2 तो चाहिए हमें सर्वसमिका में, और फिर बचा क्या 2 इस प्रकार से लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे करणी में 2, यहाँ पे नहीं करणी में 3 है इंटू यक्स और प्लस यहाँ पे 4 क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग बराबर किधर 0। अभी मध्य पद को आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 करणी में 3 इंटू यक्स हो गया। लेकिन अब यह सर्वसमिका के हिसाब से हो गया। देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर जो करणी में 3 यक्स है इसका वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और यहाँ पे ऋण 2 तो सर्वसमिका में ही रहता है, और ए इंटू बी दोनों संख्याओं का गुणनफल रहता है। तो यहाँ पे पहली संख्या इसका है, करणी में 3 यक्स है तो यहाँ पे करणी में 3 यक्स भी है और यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं करणी में 3 यक्स और प्लस नहीं यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह रहेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऋण 2 ए भी है। यहाँ पे करणी में 3 यक्स ऋण 2 क्या यह होल स्क्वायर बन गया बराबर किधर 0 है ना। तो दोनों मूल आपस में बराबर ही है, करणी में 3 यक्स ऋण 2 गुणनखंड करके लिख दिया, करणी में 3 यक्स ऋण 2 और बराबर किधर 0। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जब करणी में 3 यक्स ऋण 2 बराबर आप 0 कर देंगे, तभी आप 0 कर बराबर के 0 करके आप मूल ज्ञात करते हैं। एक यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए, एक बार इसको, है ना, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं करणी में 3 यक्स, यहाँ पे ऋण 2 है बराबर दर पक्षांतर कर देंगे, धन 2 हो जाएगा, और यक्स बराबर फिर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे गुणे में 3 है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हर में चला जाएगा, तो यहाँ पे बटे में यहाँ पे करणी में 3 हो जाएगा। तो यही यक्स का वैल्यू आपको निकल कर आया, यक्स बराबर 2 बटा यहाँ पे करणी में 3 निकल कर आया। और फिर जब इसको दूसरे को भी करेंगे तभी भी हल करेंगे तभी भी आपको यही वैल्यू निकल कर आएगा यक्स का, यहाँ पे 2 बटा करणी में 3 ही निकल कर आ गया। दोनों मूल्य यहाँ पे समान ही है, जो कि हमने दोनों निकाल कर आपको दिखा दिया। यक्स बराबर यहाँ पे 2 बटा करणी में 3 है, और यहाँ पे इसको भी हल करेंगे उस तरह से करके, ठीक है। इसको भी करणी में 3 यक्स ऋण 2 बराबर 0 करेंगे तभी भी इसका भी मूल्य क्या आएगा, यक्स बराबर 2 बटा करणी में 3। यहाँ पे लिख भी देते हैं, अतः समान मूल यहाँ पे 2 बटा करणी में 3 और 2 बटा करणी में 3 है, ठीक है। यही दोनों समान मूल है। यहाँ पे जो तीसरे वाले प्रश्न में द्विघात समीकरण दिया था उसे हम नोट कर दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर द्विघात समीकरण ही दे दिया गया है 2 एक्स स्क्वायर ऋण 6 एक्स धन 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पे गुणांकों को तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू है आपको 2 निकल कर आ जाएगा, और बी का वैल्यू ऋण 6 निकल जाएगा, और जो सी है अचर पद है आपका धन 3 है। अब यहाँ पर लिख देते हैं
विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac। तो डी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे ऋण 6 का आपको वर्क करना है, और ऋण 4 ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू धन 3 है। डी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। ऋण 6 का वर्क करेंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 मिलेगा, ऋणात्मक संख्या रहेगी तभी भी धनात्मक की संख्या आपको मिलेगा। ऋण 4 दूना 8, 8 3 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। बस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटा देते हैं, धनात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है ना, तो घटा देंगे तो 24, यहाँ पे 36 में से 24 घटा देंगे तो इकाई के स्थान पर आपको 2 मिलेगा और यहाँ पे दहाई के स्थान पर 1 मिलेगा। डी का वैल्यू आपको धन 12 मिला, ठीक है, जिसका मान यहाँ पे 0 से बड़ा है ना। जब आपको इसका मान ना डी का मान 0 से आपको बड़ा मिल जाए ना, तो दोनों मूल वास्तविक तो रहेगा ही, साथ साथ भिन्न रहेगा, दोनों मूल अलग अलग रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ द्विघात समीकरण जो कि हमें दे दिया गया है 2x स्क्वायर ऋण 6x है और धन 3 बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल हैं, ठीक है। अब इन ऐसे जब यहाँ पे आपको वास्तविक मूल मिल गया, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, तो इसको हम लोग को हल करना है। तो इसको आप चलिए हम इसको ना डी का वैल्यू ज्ञात कर दिए, इसको द्विघाती सूत्र से ही हल कर देते हैं। लिख देते हैं द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, x बराबर ऋण बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर ऋण 4ac, जो कि आपका यहीं डी होता है, ये विविध कर बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a होता है। चलिए और इसको हम लोग इसको हल करते हैं। x बराबर ऋण रहेगा, b का वैल्यू ऋण 6 है, प्लस माइनस करणी के अंदर यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ऋण 6 का आपको वर्क कर देना है। ऋण 4 ए का वैल्यू 2 मिला था हम लोग को और सी का वैल्यू धन 3 मिला था बटा 2 और ए, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए इसको और हल करेंगे। x बराबर ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिलेगी, धन 6 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो करणी का वैल्यू है ना, इसको अभी हमने हल किया, ठीक है, अभी हल किया ना, तो यहाँ पे 12 मिला था, तो यहाँ पे 12 प्रतिस्थापित कर देते हैं और बटा में यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, और इसको हम हल करते हैं। x बराबर 6 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, 4 गुणते 3 कर देते हैं, 4 3 12, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, बटा यहाँ पे 4 है। x बराबर धन 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, करणी में 3 इसी प्रकार से रह जाएगा, बटा यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे ना दोनों पद ना 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे करणी में 3 हो जाएगा, 2 से हमने भाग दे दिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा, 2 गुणते 2, यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 से दोनों पद विभाजित थे, दोनों पद हमने विभाजित कर दिया, तो यक्स का हमें यही वैल्यू निकल कर आ गया। अब आपको एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेना है और एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह ले लेना है, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पे 3 प्लस, एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पे 3 प्लस करणी में 3 बटा 2 है, तथा यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस चिन्ह हम ले लिया, ऋणात्मक ले लेते हैं, ऋण 3 और 3 ऋण करणी में 3 और बटा यहाँ पे 2 है। यही 2 मूल आपको निकल कर आए हैं, दोनों मूल वास्तविक हैं तथा भिन्न हैं। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न दे दिया गया ना, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यहाँ पे कह दे रहा है ना कि पहले से बता दिया हमें कि 2 बराबर मूल है ना, और इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया, 2 प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे मूल बराबर कब होता है, हमें पता है ना कि जब विविध कर का वैल्यू 0 होता है ना, तभी 2 वास्तविक और बराबर मूल मिलता है। जो दिया गया द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसको नोट करते हैं। चलिए दिया गया समीकरण हमने नोट कर लिया और यहाँ पे लिख भी दिया कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 2, और जो b है b का वैल्यू आपको k निकल कर आ जाएगा, जो c है अचर पद, इसका वैल्यू आपको 3 निकल कर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे गुणांकों को तुलना करके a b c का तो वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, लिख देते हैं चूंकि रहेगा दोनों मूल बराबर हैं,
इसलिए विविक्त कर डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। विविक्त कर यही होता है, डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बी का वैल्यू आपको के है, तो यहाँ पे के का वर्ग लिख देते हैं, है ना। बी का वैल्यू के है, के का वर्ग ऋण 4, ए का वैल्यू 2 है 2, और जो सी है इसका वैल्यू 3 बराबर किधर 0। अब इसको और हल करते हैं, के स्क्वायर, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं ना। गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा बराबर किधर 0। अब के स्क्वायर यहाँ पे ऋण 24 से बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया धन 24। अब यहाँ पे वर्ग है ना, के का वर्ग है, बराबर को उधर पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक आएगा, करणी में 24। अब यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं हम एक बार, के बराबर प्लस माइनस 6 में 4 का आप गुणा कर देंगे ना, तो 6 चौका 24 होता है ना। क्योंकि यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल रहा था तो इसका हम निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस आपको 4 का वर्गमूल 2, और इस प्रकार से रह जाएगा करणी में 6। तो यही के का वैल्यू आपको निकल कर आ गया। चलिए सेकंड प्रश्न में जो द्विघात समीकरण दे दिया गया था उसको हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि तुलना करने से, लेकिन अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है आपको, मतलब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर इस प्रकार से हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो के एक्स का हम पहले पद में गुणा कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, के एक्स स्क्वायर मिलेगा। और जब के एक्स का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे ना, तो ऋण 2 के हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, और धन 6 बराबर आपको 0 मिल जाएगा, है ना। तो अब आपको इससे तुलना करना है, ठीक है, क्योंकि हमें तुलना करना था इसलिए हमने इस प्रकार से बना लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का हमने इसको बना लिया, है ना। द्विघात समीकरण तो यहाँ पर भी है, बस इसको हमने इस प्रकार से बना लिया कि यहाँ पर लेके यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहे, एक्स रहे, अचर पद रहे, ठीक है, तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है के, है ना, इसका वैल्यू आपको, ए का वैल्यू आपको के निकल कर आ गया। चलिए बी का वैल्यू, जो यहाँ पे एक्स का गुणांक है, तो एक्स के गुणे में क्या है, ऋण 2 के है, तो ऋण 2 के हो जाएगा बी का वैल्यू। चलिए जो सी है, सी का मान, अचर पद आपको धन 6 दे दिया गया है ना। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि चूँकि दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्त कर डी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर होता है क्या है, बी स्क्वायर ऋण 4ac होता है, बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0। तो बी का वैल्यू आपको ऋण 2 के है, तो ऋण 2 के का वर्ग ऋण 4, ए का वैल्यू भी आपको के ही दे दिया गया है, के, और सी का वैल्यू धन 6 है, ठीक है, धन 6 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, बराबर किधर 0। और इसको हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे ना तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या मिलेगा, 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 का वर्ग 4 के स्क्वायर, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, ऋण 24 रहेगा, 6 चौका 24 हो गया, और के भी रहेगा, बराबर किधर 0। अब देख रहे हैं ना कि दोनों पदों में 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से भाग दे लेते हैं, 4 से भाग देंगे तो 4 यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, के स्क्वायर बचेगा, ऋण 6 के बचेगा, बराबर किधर 0, ठीक है। अब इन दोनों पदों में से ना के उभयनिष्ठ है, तो के आप उभयनिष्ठ ले लीजिए, के आप उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे के ऋण 6 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर के का वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगा, जब एक तो आप के बराबर 0 ले लेंगे, एक तो इसी प्रकार से हो गया के का वैल्यू 0, गुणनखंड हम निकल लिया, और जब एक बार के ऋण 6 रहेगा, के ऋण 6 बराबर आप 0 करेंगे, यहाँ पे इस कोष्टक हम की बात करें के ऋण 6 के, इसको 0 के बराबर करेंगे तो के का वैल्यू आपको ना ऋण 6 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 6 निकल कर आएगा। तो के का यहाँ पर 2 मान निकल कर आ रहा है ना, एक तो 0 है और एक के बराबर आपको धन 6 है। लिखते हैं यहाँ के बराबर 0, 6 है। आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न में। तीसरा वाला प्रश्न दे दिया गया है ना, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग बना लेते हैं। बस इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी उसकी चौड़ाई का दोगुना कर देंगे तो उसका लंबाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात किया हुआ है ना, लंबाई चौड़ाई, और यहाँ पे क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे दिया गया। ये एक आयताकार आकृति की ही बात कर रहा है। इसी प्रकार से एक आयताकार हम आकृति बना देते हैं। आयताकार आकृति रहेगा तो यहाँ पे जो दे दिया गया इसका ना, ये लंबाई है और यहाँ पे ये चौड़ाई है,
चौड़ाई से इसका दोगुना लंबाई है, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा। बस इसी को हम लिखते हैं, माना आयताकार आम की बगिया का चौड़ाई बराबर हम x मीटर मान लेते हैं ना। और मीटर हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी आपको मीटर स्क्वायर में ही दे दिया गया है, ठीक है। और तथा यहाँ पे लिख देते हैं, हमने तो चौड़ाई तो मान लिया, ठीक है, और लंबाई इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न में हमें दे दिया गया था कि इसका दोगुना है, जो लंबाई है चौड़ाई का दोगुना है, दोगुना कर दीजिए। तथा यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे इसका 2x हो जाएगा, दोगुना, इतना मीटर। और आगे हमें दे दिया गया है ना, दोगुना है, उसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तब आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे तो लंबाई आपको दे देगा 2x, है ना, यही दिया है, और चौड़ाई x है, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का x में गुणा कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा। और साथ साथ मात्रक भी लिखते चलेंगे, मीटर स्क्वायर मात्रक रहेगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों भी मीटर में ही। और हम लिख देते हैं, दिया हुआ है हम लोग को क्षेत्रफल पहले ही दिया है, आयताकार आम की बगिया का, आम की दिया है आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल हम पहले दे दिया गया कि 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर ही है, हमने यही लंबाई और चौड़ाई माना है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए इसे समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों आपस में बराबर है, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800, और यहाँ पे 2 गुणा में बराबर उत्तर पक्षांतर कर दीजिए, भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर आपको 800 बटा यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, है ना। x स्क्वायर बराबर 2 से भाग देंगे 800 में, इसका आधा कर देगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 400 आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे वर्ग है, बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, वर्गमूल निकल जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक, वर्गमूल निकाल देंगे यहाँ पे 400 का, तो इसका वर्गमूल कितना निकल कर आएगा, यह किस संख्या की वर्ग लिखी गई है, तो यहाँ पे यह 20 का हो जाएगा, 20 का 20 में आप गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा, तो प्लस माइनस आपको 20 मिला। तो x का इस प्रकार से आपको x के 2 मान मिले, है ना। तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला मान अमान्य हो जाएगा, कोई भी भाग की लंबाई आपको ऋणात्मक नहीं मिलेगी, है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक मान x बराबर -20 अमान्य है, ठीक है। -20 मीटर यहाँ पे आयताकार भाग की यहाँ पे चौड़ाई नहीं हो सकता, है ना, तो यही धनात्मक 20 वाला मान्य रहेगा। तब हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पे आयताकार बाग या बगिया लिखा है, बगिया आयताकार आम की बगिया का चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई यही है -20 मीटर, तथा चौड़ाई तो हो गया, और लंबाई हम इसमें चौड़ाई हमने ज्ञात कर दिया 20 मीटर ना, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, वही लंबाई हो जाएगा 2 गुना, तो यहाँ पे 20 का 2 गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 40 मीटर है, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख देते हैं कि हाँ, इस प्रकार की जिस प्रकार के बगिया बनाना चाह रहा है ना, इस प्रकार के बनाना संभव है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ, इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है। आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न में। चौथा प्रश्न दे दिया गया ना, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। और प्रश्न में दे दिया गया 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे दिया गया ना कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में
का गुणनफल यहाँ पे 48 था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 2 शर्त दे दिया गया। यहाँ पे दोनों का योग दे दिया गया, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व की बात किया गया है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। लिखते हैं, माना दोनों मित्रों में से एक की आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का योग 20 वर्ष है, तो यहाँ पे 20 में से हम लोग घटा देंगे, दूसरे की आयु ज्ञात हो जाएगा। तब यहाँ पे दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, यहाँ पे 20 में से आप घटा दीजिए, 20 ऋण x हो जाएगा, इतना वर्ष। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योगफल 20 वर्ष है, इन दोनों को अभी जोड़ देंगे ना, यहाँ पे 20 ऋण x में आप धन x जोड़ देंगे तो आपको 20 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था ना कि 4 वर्ष पूर्व की चर्चा किया था, प्रश्न में दे दिया गया था यहाँ पे जो भी इनके वर्तमान आयु है इसमें से 4 वर्ष आपको पूर्व करना था। जब भी पूर्व की बात किया जाता है ना, तो यहाँ पे कोई का भी वर्तमान आयु मान लेते हैं 10 वर्ष है फिलहाल में, यदि 4 वर्ष पूर्व की बात करेंगे ना तो उसके वर्तमान आयु में से 4 वर्ष घटाया जाता है। ठीक है, कोई 10 वर्ष का रहेगा, 4 वर्ष आप घटा देंगे, उसमें से 6 वर्ष का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, वर्तमान आयु की हमेशा चर्चा करते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया, दूसरे की यहाँ पे वर्तमान आयु हमने यहाँ पे 20 ऋण x हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जैसे दिया हुआ है लिखते हैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व कर दीजिए, तो इसका 4 वर्ष पूर्व कर देंगे तो इसकी आयु में से 4 वर्ष घट जाएगा और इसके में से भी हम लोग को 4 वर्ष घटाना पड़ेगा और इनका गुणनफल दे दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 ऋण x, इसमें से भी हम लोग को 4 घटाना है। चलिए यहाँ बड़ा कोष्टक करके लिख देते हैं, इनका गुणनफल आपको 48 दिया गया था। ठीक है, यही प्रश्न दिया गया था, जो भी इनका वर्तमान आयु है उसमें से यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व की चर्चा किया गया था, दोनों के वर्तमान आयु में से हमने 4 घटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे इनका गुणा कर दिया जो कि है 48 के बराबर। तो चलिए इसका बस हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 4 और यहाँ पे गुणे में, यहाँ पे कोष्टक खोल दीजिए, कोष्टक के अंदर यहाँ पे 20 ऋण x और यहाँ पे ऋण 4 हो जाएगा, बराबर किधर 48, x ऋण 4 और यहाँ पे इसमें से 4 घटेगा। ठीक है, 16 बचेगा, विपरीत चिन्ह, यहाँ पे 16 ऋण x मिला, बराबर किधर 48 है। चलिए अब x का दोनों पद में गुणा कर दीजिए, x का पहले पद में गुणा कर देंगे तो आपको 16x मिलेगा, है ना, 16x मिला, x का दूसरे पद में गुणा कर देंगे ऋण x स्क्वायर मिलेगा। अब 4 का गुणा कर और जब यहाँ पे ऋण 4 का यहाँ पे धन 16 में गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, 16 चौका 64 होता है और यहाँ पे ऋण 4 का यहाँ पे ऋण x में गुणा कर देंगे और 4x मिलेगा आपको, बराबर किधर 48। चलिए इसको हम लोग और हल कर लेते हैं, यहाँ पे ऋण x स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 16x है, यहाँ पर भी x का पद है, 4x है और यहाँ पे 16x है, दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा प्लस 20x और यहाँ पे ऋण 64 है, ऋण 64 है और जो धन 48 है बराबर किधर पक्षांतर करते हैं, ऋण यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, बराबर किधर 0, यहाँ पे लिखते हैं ऋण x स्क्वायर धन यहाँ पे 20x, ऋणात्मक दोनों पद ऋणात्मक आपस में जुड़ जाएगा, ऋण यहाँ पे 8 4 12 को 2 हाथ से लिख लगा, यहाँ पे 6 4 10 1 11। ठीक है, बराबर किधर 0। अब यहाँ पे ऋणात्मक है पहला पद ना, यहाँ पे ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, मतलब यहाँ से दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सभी पद धनात्मक, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है या करके लिख दीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक 20x हो जाएगा और यहाँ पे धनात्मक 112 हो जाएगा और बराबर के यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, बराबर को उधर 0। तो इस प्रकार से आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब चलिए मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, इसके लिए हमें b स्क्वायर इंटू 4ac इसका वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा, है ना, कि 0 से 0 के बराबर रहेगा तब तो ठीक है, 0 से बराबर या 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा तब तो ठीक रहेगा, वास्तविक मिलेगा मूल। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक मिल जाएगा b स्क्वायर इंटू 4ac का वैल्यू ना, तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं, तुलना करेंगे ना तो यहाँ पे a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक 1 निकल कर आएगा और जो b है x का गुणांक ऋण 20 निकल कर आ जाएगा और जो c है 112 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं विभक्त कर d बराबर b स्क्वायर ऋण 4ac, d बराबर यहाँ पे b स्क्वायर तो यहाँ पे इसका वैल्यू ऋण 20 है, इसका वर्ग हो जाएगा
ऋण 4, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 112 है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऋण 20 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 400 निकल कर आ जाएगा, वो भी धनात्मक। ठीक है, ऋण यहाँ पे 20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा, ऋणात्मक भी रहेगा, इसका वर्ग करेंगे धनात्मक ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, 4 का 1 गुणा कर देंगे 4 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 112 गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 एकम 4, फिर यहाँ पर भी 4 एकम 4, तो यही निकल कर आ गया हमें डी का वैल्यू। यहाँ पे दोनों विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है ना, ऋण 48 आपको बच जाएगा। ठीक है, जो कि इसका वैल्यू ना यहाँ पे 0 से यह छोटा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू चूँकि यहाँ पे ना 0 से छोटा आ गया ना, तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मूलों का अस्तित्व तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो हमें द्विघात समीकरण जिसको हमने हल किया, यक्स स्क्वायर ऋण 20 यक्स धन 112 बराबर 0 के मूल काल्पनिक हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो हमें प्रश्न दे दिया गया था ना कि दोनों मित्रों की चर्चा किया था कि दोनों का योगफल 20 रहे। ठीक है, और 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पूर्व करके उसका गुणा किया जाए। ठीक है, उनके आयु का गुणा किया जाए तो 48 मिलेगा ना। तो इस प्रकार का जो कथन है ना, इस प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, मूल यहाँ पे काल्पनिक है, लिख देते हैं यहाँ पे, दिए गए कथन का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। चलिए आ जाते हैं पांचवा वाले प्रश्न। पांचवा प्रश्न दे दिया गया है ना, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। यहाँ पे आयताकार पार्क की चर्चा कर रहे हैं, लिख देते हैं, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर यक्स मीटर मान लेते हैं तथा चौड़ाई रहेगा, चौड़ाई हम वाई मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आयताकार ही आकृति है। हम यहाँ पे लंबाई को यक्स मीटर मान लिए हैं और चौड़ाई को हम वाई मीटर मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न में हमें इनका क्षेत्रफल दे दिया गया है ना, तो लंबाई और चौड़ाई गुणनफल ये तो है क्षेत्रफल। तब यहाँ पर लिख देते हैं, तब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, यक्स इंटू वाई हो गया, मीटर स्क्वायर यही मात्रक हो जाएगा। और परिमाप भी हम ज्ञात कर देते हैं। परिमाप मतलब क्या होता है, पूरी बाउंड्री यहाँ पे जोड़ेंगे ना, यहाँ से चलना है तो यहाँ से जाएंगे और फिर यहीं पर आएंगे ना, तो यहाँ पे यक्स और यहाँ पर भी यक्स रहेगा, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर यही होता है 2x प्लस यहाँ पे 2y होता है। ठीक है, यही होता है परिमाप, इतना ही मीटर। ठीक है, यही हो गया मीटर। और जो कि यहाँ पे ना दोनों का वैल्यू हमें दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे परिमाप भी हमें दे दिया गया है, परिमाप 80 मीटर दिया था, इसके बराबर हमें दे दिया गया है 80 मीटर। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, प्रश्नानुसार रहेगा, प्रश्नानुसार हम लोग इसका यहाँ पे क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया था 400 मीटर स्क्वायर, तो यक्स इंटू वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 400। ठीक है, ये इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। और परिमाप हमें यही 2x प्लस यहाँ पे 2y बराबर हमें परिमाप दे दिया गया था 80 मीटर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 80 के बराबर। चलिए इसमें 2 से यहाँ पर भाग जा रहा है, 2 से हम भाग दे लेते हैं ना, 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा बराबर के इधर यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का वैल्यू यहाँ से प्राप्त करके दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, धन x है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण x हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे, तो y बराबर यहाँ पे 40, यहाँ पे धन x बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया गया, ऋण x हो गया है ना। अब इसका मान यहाँ पे इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, लिख देते हैं y बराबर 40 ऋण x समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे x तो रहेगा ही, लेकिन y के स्थान पर इतना कुछ हम लोग लिख देते हैं, 40 ऋण x लिख देते हैं। ठीक है, और बराबर किधर 400 है,
अब यहाँ पे x का दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40x, ठीक है। पहले पद में गुणा कर देंगे तो 40x, दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो ऋण 40x² बराबर किधर 400 है, ठीक है। और जो यहाँ पे 400 है बराबर किधर ही पक्षांतर कर लेते हैं। पहले इसको लिख देते हैं ऋण x² और यहाँ पे धन 40x और इसको धनात्मक के बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। बराबर किधर से 0 बचा। अब इसमें ना ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, धन x² ऋण 40x और यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक हो गया 400 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। अब द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब यहाँ पे हम लोग हम लोग इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ax² लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे x² इसका वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगा, x² का गुणांक, और b है जो x का गुणांक है यहाँ पे ऋण 40 निकल कर आ जाएगा, और जो c है अचर पद आपको 400 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विविक्त कर d बराबर b² ऋण 4ac, d का मान b² यहाँ पे ऋण 40 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऋण 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400। चलिए d का मान यहाँ पे ऋण 40 का आप वर्ग कर देंगे तो 4 में 4 गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा, डबल जीरो लेके जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ऋणात्मक का धनात्मक ही हो जाएगा। ऋण यहाँ पे 4 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो गया 16 और यहाँ पे डबल जीरो, जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक घट कर आपस में 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे विविध कर का d का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाता है ना, तो जो भी यहाँ पर द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखा रहता है ना, यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग रहता है ना, क्योंकि इस प्रकार से दोनों मूल आपको बराबर ही मिलेगा, वास्तविक तो रहेगा, दोनों मूल आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ठीक है। जो द्विघात समीकरण है उसको हम नोट करते हैं, जो कि यहाँ पे x² ऋण 40x और यहाँ पे धन 400 बराबर यहाँ पे 0 है ना। तो यहाँ पर तो x² है, ठीक है। अब यहाँ पे 2ab करके लिख दीजिए, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 2 को अलग कर दीजिए और यहाँ पे 20 हो जाएगा अलग से, है ना। 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणते ही x लिख देते हैं, और धन यहाँ पे यह किस संख्या का वर्ग है, यहाँ पे 20 का 20 में आप गुणा कर देंगे तो यही होता है 400। तो बस यहाँ पे सरसम का हो गया, x का स्क्वायर धन यहाँ पे जो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर यहाँ पे ऋण 2ab है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे b² है, तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋण यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर बराबर किधर 0, ठीक है। अभी यही है, यहाँ पे इसका प्रसार कर देंगे तो x² ऋण रहता है और 2 रहता है और दोनों संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पे धन दूसरी संख्या का वर्ग रहता है, ठीक है। तो यही है। अब ऐसे इनको अलग अलग से चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ऋण 20 x ऋण 20 और x ऋण 20 यहाँ पे बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं जब x ऋण 20 बराबर आप 0 करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू आपको 20 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार से आपको हल करेंगे, इसको भी लेकर हल करेंगे तभी भी x का वैल्यू आपको 20 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यदि 20 निकल कर आ गया ना, तो अब इसका मान किसी स्थान में प्रतिस्थापित कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 20 हमने ज्ञात कर दिया, x का मान है ना, यहाँ पर 20 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, बराबर लिखते हैं 40, यहाँ पे ऋण 20 प्रतिस्थापित कर देंगे तो y का मान अभी आपको 20 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 20 है, 20 यहाँ पे 40 में से 20 घटा देंगे तो y का भी मान आपको 20 निकल कर आ जाएगा। पर समीकरण नंबर 2 हम इसको बना देते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर 20 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देंगे तब हमें y का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, तो हमने निकाल कर आपको दिखाया, y का वैल्यू 20 निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लंबाई भी जो x है, यह लंबाई थी पार्क की, यहाँ पर यह भी 20 मीटर निकल कर आया और y का वैल्यू आपको 20 मीटर निकल कर आ गया, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो आयताकार जो पार्क था यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक वर्ग है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ आयताकार पार्क ही है, आयताकार पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर
तथा चौड़ाई भी आपका 20 मीटर ही है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।